अस्सलाम वालेकुम। लिंग्विस्टिक्स एक इंसान के एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड का बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेटर होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक इंसान को कितनी ज़बानों पर अबूर हासिल है, कि वो कितना इंटेलेक्चुअल, कितना एलीट है। जैसे कि पोस्ट कलोनियलिज्म पे तो नहीं, लेकिन कलोनियलिज्म के अंदर और जब प्री कलोनियलिज्म था, कलोनियलिज्म से पहले, आप उन एरा के अंदर देखते हो कि जो हमारी फहरिस्त थी, हम पाको हिंद के लोगों की फहरिस्त थी, कि जिससे हम अंदाज़ा लगाएं कि ये बंदा हमारी इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड रीड का हिस्सा है। हमारी फहरिस्त में आती थी उर्दू ज़बान, फ़ारसी ज़बान, अरबी ज़बान, पर मेनली ये तीनों लैंग्वेजेस आती थी। जिन जिन लोगों को इन ज़बानों के ऊपर अबूर हासिल था, वो ये ज़बानें बोल सकते थे, फ्लुएंट थे इन ज़बानों के अंदर, और इनमें अशार कह सकते थे, अल्लामा इकबाल वगैरह। तो इनको बड़ा इंटेलेक्चुअली एलीट कंसिडर किया जाता था। अब एक शिफ्ट आ गया है। शिफ्ट ऐसा है कि हम लोगों ने अपनी फहरिस्त के अंदर से, टेक्निकली तो ये होना चाहिए था इंसान के इर्तिका के अकॉर्डिंग, ऑन द लाइन्स ऑफ एवोल्यूशन, कि हमारी एक और ज़बान या मल्टीपल और ज़बानें भी, हम लोग सोचते कि वी आर नॉट गोना रेस्ट ऑन आवर लॉरल्स, हम लोग अपनी एक और ज़बान भी इधर ऐड कर देंगे, अंग्रेज़ी भी लेके आ जाएंगे, हम वहाँ से फ्रेंच भी ले आएंगे, हम स्पेनिश भी ले आएंगे, हम मल्टीपल और ज़बान लेके आ जाएंगे। क्योंकि इंसान के पास ज़राए बढ़ जाते हैं तालीम हासिल करने के, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह आ जाती है, तो हम उसमें मज़ीद लैंग्वेज का इजाफा कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। हमारी फहरिस्त में से तमाम ज़बानों को निकाल दिया गया और सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान को रख दिया गया। मेरा प्राइमरी ग्रीवेंस अंग्रेज़ी ज़बान की इस फहरिस्त में शमूलियत नहीं है। मेरा प्राइमरी ग्रीवेंस ये है कि अंग्रेज़ी ज़बान के आते ही बाकी सब ज़बानों को खारिज क्यों कर दिया गया, बाकी सब ज़बानों के खरूज पर मेरा ग्रीवेंस है। यहाँ से हम लोग एक डाइकोटमी की तरफ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बर्गर पेंडू डाइकोटमी। हमारी जो हमसे अगली जनरेशन है, उसको तो ये बात इतना ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो वो कैब है बर्गर और पेंडूज़ की, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, बिकॉज दे डोंट यूज़ इट वेरी मच। हमारी जनरेशन के अंदर अलबत्ता ये चीज़ बहुत ज़्यादा राइज पा चुकी है। इट्स फुल इन ऑपरेशन, इट्स वेरी रैम्पेंट। हम किसी को भी देखते साथ बर्गर या पेंडू का लेबल लगा देते हैं। मैं इसको समझाते हुए मोटा मोटा फ़र्क बता देती हूँ कि बर्गर और पेंडू क्या होता है। देखो, बर्गर होने के लिए आपके पास दो शराइत हैं। सबसे पहले ये कि आपकी उर्दू ज़बान की टांगें टूटी होनी चाहिए, आपकी उर्दू ज़बान साफ़ ना हो, आपकी उर्दू ज़बान के अंदर अंग्रेज़ी ज़बान का लहजा झलके। दूसरी बात ये कि आपको अंग्रेज़ी ज़बान आनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा फोकस नहीं की जाती, क्योंकि मैंने अक्सर बर्गर्स को देखा है, 4 5 6 स्लैंग्स के बाद उनकी अंग्रेज़ी ज़बान डल हो जाती है, ढेर हो जाती है। टेक्निकली तो अगर आपने इसको स्टैंडर्ड बनाना है, तो आप बड़ी आर्काइक किस्म की वो कैब इस्तेमाल करोगे, या फिर आपका जो अंग्रेज़ी का एक समझ है, आपकी जो फ़हम है, वो बहुत ज़्यादा वसी होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। इनकी स्लैंग्स पे आकर अंग्रेज़ी ज़बान ढेर हो जाती है ज़्यादातर लोगों की। चंद ऐसे भी हैं जिनको अंग्रेज़ी ज़बान के ऊपर ठीक ठाक अबूर हासिल है। आई डू सरेंडर टू दैट नोशन एज वेल। लेकिन जो पहली शर्त है कि आपकी उर्दू की टांगें टूटी होनी चाहिए, पंजाबी तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है। ये आपके नोट में लिखा होगा कि पंजाबी तो कतन अलाउड नहीं है। फॉर यू टू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ बीइंग बर्गर्स, आपको ये पंजाबी ज़बान नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ पेंडू, हम उनको समझते हैं कि जो ऑस्टेयर लोकल लैंग्वेज स्पीकिंग सादा सादा लोग इंसान होंगे, हम उनको कहेंगे वो पेंडूज हैं। इस बहस को, इस टॉपिक को, मुद्दे को ज़ेर बहस क्यों लेके आई, ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी। अच्छा, इससे इन्फ्रेंस क्या निकाली जाती है? एक इंसान बर्गर है या पेंडू है, हम इससे क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं? हमने क्यों किसी इंसान को बर्गर या पेंडू की कैटेगरी में डाल दिया? बर्गर होना, क्योंकि अगर कोई इंसान बर्गर अंग्रेज़ी ज़बान बोल रहा है, ठीक है, उर्दू की टांगें टूटी हैं, इसका मतलब कि वो इंसान अमीर है, वो बंदा रिच है, वो बंदा मॉडर्न है, वो बंदा एलीट है। कोई भी नया फैशन ट्रेंड होगा, वही बंदा ही उसको पॉइंट आउट करेगा, ही इज़ द बेल वेदर ऑफ न्यू फैशंस। ओके, फिर ये बंदा सोफिस्टिकेटेड है। पेंडू ऐ सादा गरीब जिहा बंदा जे, पता पुता कुछ नहीं है इसको, अनपढ़ जाहिल, ट्रैक्टर ट्रालियों वाला कल्चर इस पे ख़त्म,
ठीक है, अगर आपने किसी पेंडू को देखना है, ट्रैक्टर ट्राली, इसका कल्चर, इसके कल्चर में यही है। इसी कल्चर में कोई आपको वेस्टर्नाइज चीज़ नहीं मिलेगी, कोई वेस्टर्न एलिमेंट आपको, वेस्टर्न मगरबी उनसर नहीं मिलेगा। ठीक है, एक मिनट, जो मैंने इन्फ्रेंस ड्रॉ की, बर्गर जो इंसान है वो सोफिस्टिकेटेड है, वो सिविलाइज्ड है, वो महज़ब है, और जो पेंडू है वो गैर महज़ब अनसिविलाइज्ड बंदा है। डज दैट रिंग एनी बेल्स? यही तो ओरिएंटलिज्म नहीं है? यही तो ओरिएंटलिज्म है। हमें एक वो लेंस हमारी आंखों के सामने रख देना कि हमें जो लोग अंग्रेज़ी तर्ज पर नई ज़िंदगी गुजारेंगे, हमें वो जाहिल लगने लग जाएंगे। सादा लॉ इंसान हमें जाहिल लगने लग जाएंगे, और जो बाकी इंसान है जिनको अंग्रेज़ी ज़बान आती है, वो हमें इन वन वे और अनदर, हमें वो लगेगा कि ये किसी ना किसी तरह हमसे बेहतर है, हमसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, हमसे ज़्यादा महज़ब हैं। ठीक है, तो यानी जो बर्गर और पेंडू डाइकोटमी है, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म। यू सी, मुझे तो लग रहा है कि बाकी चीज़ें लेफ्ट अनसेड करके वीडियो छोड़ के चली जाती हूँ, ताकि यू सी इट्स वेरी थॉट प्रोवोकिंग, आप लोग सोचोगे इस बारे में। लेकिन नहीं, कभी कभी जब कुछ चीज़ें लेफ्ट अनसेड कर दो, आपको लगता है कि पीपल वुड मेक सेंस आउट ऑफ इट दमसेल्व्स। कभी कभी वो सिर्फ फैलेसीज़ की नज़र हो जाती है कि ये देखो, खुद इसकी ज़बान के अंदर आपको अंग्रेज़ी मिलेगी, अंग्रेज़ी के अल्फाज बोल रही है, ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ी के ऊपर ये तनकीद कर रही है। ऐसा नहीं है। मेरी मेरी जो मेरा प्राइमरी ग्रीवेंस है, मैंने स्टार्ट में ही बता दिया है कि वो अंग्रेज़ी ज़बान की शमूलियत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान का फ़हरिस्त में होना है। ठीक है, इसको स्ट्रॉ मैन फैलेसी की नज़र मत करें, ना मैं करने दे रही हूँ। इसका ब्रेक डाउन क्या है? इसका ब्रेक डाउन ये है, सबसे पहला पॉइंट है, बल्कि पॉइंट यही है, कॉलोनियल लेगेसी। देखो, अंग्रेज़ी ज़बान जो थी, वो ज़बान कॉलोनियल पावर्स की ज़बान थी। दैट कम्स वेरी नेचुरली कि एक ज़बान अगर एक एक पावरफुल, एक एलीट जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग एलीट बोल रही है, दैट लैंग्वेज वुड स्टार्ट टू बी एसोसिएटेड विद प्रिविलेज, पावर, यू सी, सोफिस्टिकेशन। ठीक है, अब आपको लगता है कि कोई भी बंदा अपनी ज़बान को इन तमाम अनासर के साथ इनएक्सट्रिकेबली लिंक कर दिया है। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि कोई भी इंसान अगर अंग्रेज़ी ज़बान बोलेगा तो मतलब कि उसके पास ताकत भी है, इसका मतलब है कि वो सोफिस्टिकेटेड भी है, इसका मतलब है कि उस इंसान के पास प्रिविलेज है। ठीक है, वो हमसे वन वे ना तो बेहतर है। ठीक होगी बात। ये परसेप्शन जब तक कॉलोनियल पावर्स हमारे सर पर थीं, हम महकूम थे, तब तक तो था। मसला कब आया कि ये हमारे लाशऊर में चला गया, हमारे सबकॉन्शियस में चला गया। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड की वही वाली बात है कि जो हमारा थॉट है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोकेमिकली एक हमारे दिमाग के अंदर मूव कर रहा होता है, नर्व्स के न्यूरॉन्स के अलॉन्ग मूव कर रहा होता है, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यू सी, कन्वर्ट हो सकती है वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ये एक साइकिक एनर्जी बन गई, इट इज़ इन आवर सबकॉन्शियस, हमारे सबकॉन्शियस में ये बात रहेगी। अब ये चीज़ इट स्टिल परसिस्ट्स इवन आफ्टर डीकोलोनाइजेशन। तो ये परसेप्शन था कि अंग्रेज़ी ज़बान जो है, हमने एक ज़बान को एसोशिएट कर दिया है पावर, प्रिविलेज, सोफिस्टिकेशन के साथ। ये वाला परसेप्शन डीकोलोनाइजेशन के बाद भी परसिस्ट कर रहा है। ठीक है, अंग्रेज़ी ज़बान एक एक हायरार्की बन गई थी, लैंग्वेज हायरार्की बन चुकी थी कॉलोनियलिज्म के अंदर, परसिस्ट अब भी कर रही है। हायरार्की ऐसे बन गई थी कि अंग्रेज़ी ज़बान को हमने टॉप पे रख दिया था, और बाकी जो लोकल लैंग्वेजेस थी हमने उनको नीचे वाले सतह पे रख दिया था, निचली सतह पे रख दिया था। यही परसेप्शन आज भी हमारे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, ये परसेप्शन आज भी परसिस्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको इतना ज़्यादा बर्गर और पेंडू की डाइकोटमी को इतना ज़्यादा ज़ेर बहस लाने का की वजह क्या थी? इसको क्या ज़रूरत थी हम इतना ज़ेर बहस लेके आएँ? इसके ऊपर इतनी बड़ी, हम पहले कभी एक बात पढ़ रहे हैं, फिर दूसरी बात पढ़ रहे हैं, ये क्या ज़रूरत थी इसको पढ़ने की? पीपल, दिस हैज़ रिजल्टेड इन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इस अंग्रेज़ी ज़बान ने तबकाती निज़ाम को तक़वियत बख्श दी है। कम्युनिज़म आ गया ना बीच में, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। जो हायरार्की हमने बना ली है, इस अंग्रेज़ी ज़बान से लिंक कर ली है कि जो लोग अंग्रेज़ी ज़बान बोलते हैं, हमने उनको थोड़ा सा ऊपर ऊपर रख लिया है एक सोशल लैडर के अंदर। तो खैर, दीज इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, दिस वेस्टर्न ओरिएंटेड पीपल ऑक्यूपाइंग अ हायर रंग ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक लैडर इज वेल। ठीक है, जॉब्स भी इन्हीं को ज़्यादा मिलती हैं।
और फिर एक तबका है वो पिस रहा है बहुत बुरी तरह से, जो पेंडू तबका है वो पिस रहा है बहुत बुरी तरह से पिस रहा है। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा एलिमेंट ये है कि डिफेंसिवनेस का। देखो, एक आपका एग्जिस्टिंग बिलीफ है, ठीक है। अगर एक नया बिलीफ मार्केट में आया है आपके सामने, यू कम अक्रॉस ए न्यू बिलीफ जो कि आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ को चैलेंज करता है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, काउंटर इंटुइटिव है, आप क्या करोगे? आपके पास तीन तीन ऑप्शन हैं, आप तीन कामों में से कोई एक काम करोगे। एक तो ये कि आप अकोमोडेट कर लोगे कि अगर नया बिलीफ ज़्यादा रैशनल है तो आप अपना पुराना बिलीफ छोड़ दोगे और आप कहोगे कि यार मैं इसको अकोमोडेट कर रहा हूँ, द न्यू बिलीफ विच इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, यू सी। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी वल्नरेबल पोजीशन को जस्टिफाई करोगे कि यार मैनू समझ आ रही है तुसी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, मैं नहीं, मतलब कि सी, नॉन कन्फॉर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स एक मेन स्ट्रीम सोशल नॉर्म है, आप उसके साथ कन्फॉर्म नहीं कर रहे हो, नॉट अ पीस ऑफ केक पीपल। ठीक है, ये अगर आपके दिमाग में वो जो डिविएंट आप सोचो ना कि मैं डिविएंस इख्तियार कर लूँगा, मैं रिबेल करूँगा, अकेले रह जाओगे। तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है, आप फिर अपनी इस वल्नरेबल पोजीशन को जस्टिफाई कर रहे होते हो। दूसरी चीज़ ये है, पहली चीज़ तो ये थी कि आपने अकोमोडेट कर लिया, आपने कहा कि ठीक है बंदा सही कह रहा है, मान जाता हूँ, ठीक है, बड़ी हिम्मत वाला काम है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी वल्नरेबल पोजीशन को जस्टिफाई कर लिया है। तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ ये है कि देखो आप इतना अनकंफर्टेबल हो रहे होते हो, आप कॉग्निटिव डिसोनेंस, साइकोलॉजिकली हम इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी एक अगर बिलीफ आता है, आप आपकी बिलीफ को, जो आपका एग्जिस्टिंग बिलीफ है उससे काउंटर इंटुइटिव है, तो आप एक अजीब जहनी दबाव का शिकार हो जाते हो। ठीक है, आप एक मेंटल टेंशन के अंदर होते हो, इस बात को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। आप इस डिसोनेंस से बचने के लिए इन तीनों में से कोई एक चीज़ कर रहे हो ना। आखिरी चीज़ ये है कि आप जो नया बिलीफ आया उसकी तरदीद कर रहे हो, बेशक वो लॉजिकल है, बेशक वो ज़्यादा रैशनल है, आप उसको रिप्यूडिएट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं गलत है, मैं मनदा ही नहीं, जान दो तुम गलत कह रहे हो, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप इन तीनों काम में से एक काम करोगे। मोस्टली लोग, ज़्यादातर लोग ये काम करते हैं, रिप्यूडिएट कर देते हैं। कोई ऐसा कल्चर जो अपने आप को फील करता है कि हम ज़रा सप्रेस्ड हैं, हम ज़रा सब्जुकेटेड हैं, वो कल्चर मेजॉरिटी के सामने, या फिर कोई रूलिंग क्लास है, बेशक वो मेजॉरिटी हो दमसेल्व्स, लेकिन जो रूलिंग क्लास है वो ज़्यादा ताकतवर हो, तो उसके सामने इसने अगर अपनी डोमिनेंस असर्ट करनी होती है तो ये काम कर सकता है कि जो इसके बिलीव्स होंगे, जिसका मेन स्ट्रीम रिलीजन होगा, नैरेटिव होगा, इसका कल्चर, इसकी सकाफ़त, इसकी तहजीब होगी जो मेन स्ट्रीम, उसके साथ ये क्लिंग कर जाएगा, चाहे उसके कुछ अनासर गलत हों, कुछ ठीक हों, ये गलत अनासर के ऊपर भी डट जाएगा। इसको कहते हैं इनमें डिफेंसिवनेस पैदा हो रही है। आप अपने उस कल्चर के साथ, या आप पाकिस्तान में देखोगे कि ये डिफेंसिवनेस आपको बहुत दिखती है। आप किसी बंदे को बोलते हो कि नहीं मुझे लगता है ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो और ये चीज़ ऐसी नहीं है, तो वो डिफेंसिव हो जाएगा, आपके जो आप अपना बिलीफ लेके आए हो उसको ये रिप्यूडिएट कर देगा। ओके। जब बात आती है अंग्रेज़ी ज़बान की, तो हम पाकिस्तानी अपने कल्चर के साथ क्यों नहीं क्लिंग करते, क्यों डिफेंसिव नहीं होते? वो छोड़ देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। थैंक यू।